हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक उसी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके आज टॉपिक को हम लेकर आए हैं मोशन एंड फोर्स, यानी गति एवं बल। गति एवं बल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे या जो भी थ्योरी है उसको आज हम कवर अप करने वाले हैं। पर ये जो वीडियो होने वाली है ये हमारी 3 से 4 वीडियो में ये पूरी जो चैप्टर है 3 से 4 वीडियोज़ में ये कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जो ये चैप्टर इतना बड़ा है और इसको समझाने में जितना समय जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो बाकी जो शुरुआत के 2 चैप्टर्स थे वो थोड़े छोटे छोटे थे, इसलिए एक वीडियोज़ में कवर अप हो चुके। पर ये जो है 3 से 4 वीडियोज़ तो इसकी मिनिमम लगेंगी ही। तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एकेडमिक एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर है ये कौन सा है? गति एवं बल, यानी मोशन एंड फोर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये मोशन होता क्या है, गति क्या होती है। ठीक है, गति के बारे में हम बात करते हैं। गति, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर पहला पॉइंट है, यदि समय तथा प्रेक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर। अब कई लोगों को कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो कि वाकई थोड़ा सा समझने में थोड़े से जटिल होते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में। इसलिए यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया क्योंकि ये थोड़ा सा सरल महसूस होगा सुनने में। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। क्या? देखने वाला। देखने वाले का यहाँ पर अर्थ क्या है? देखने वाले का अर्थ यहाँ पर ये है कि जैसे कोई वस्तु है, जैसे हम फ़ोन है, हम आपको पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो जिस चीज़ में, जैसे आप फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं, ये क्लास देख रहे हैं, हम इस फ़ोन में वीडियो आपको पढ़ा रहे हैं, तो फ़ोन एक हो गई वस्तु, जो प्रेक्षक हो गया यानी देखने वाला वो आप होगा, यानी कि हम हो गए। तो यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे सापेक्ष, अगर हम देख रहे हैं, हम इस फ़ोन को देख रहे हैं, कि हाँ फ़ोन अपनी स्थिति पे, अपनी जगह पर रखा हुआ है, जो कि ना कि फ़ोन रखा हुआ ऐसा तो है नहीं, जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे, हिलाए डुलाएंगे नहीं, तो क्या वो कहीं पर जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो वही बात है कि अगर किसी भी वस्तु को प्रेक्षक के सापेक्ष किसी समय में, यदि अगर हम इसको 2 घंटे तक ऐसे फ़ोन को मान लीजिए रखे रहते हैं, तो क्या इसकी मूवमेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा या अपनी ये कोई डायरेक्शन चेंज करेगा? या अगर 1-2 घंटे या 4 घंटे रख लेते हैं तो क्या ये अपनी स्थिति को परिवर्तित कर पाएगा? नहीं करेगा, अर्थात यह विराम में रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसको विराम अवस्था बोलते हैं, ताकि किसी भी गति को, कोई चीज़ को जब तक उसको मतलब हटाया ना जाए, तो वो समय और मतलब कोई वस्तु है उसको समय के अनुसार क्या ना किया। जैसे अगर अपने आप से ना, वो मोटी भाषा में अगर ये समझेंगे कि स्व इच्छा अनुसार अगर वो चीज़ नहीं चल सकती है, तो वो क्या होती है? विराम की अवस्था में होती है। जब तक उसमें फोर्स नहीं लगाया जाता है तब तक कौन सी होती है? विराम की स्थिति में होती है। तो यहीं पर इस पॉइंट का मतलब है कि यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, अर्थात कोई विराम अवस्था में है, तो विराम ये अवस्था में रहेगी जब तक उसको फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, या टाइम ऐसा तो है नहीं कि अभी विराम अवस्था में कुछ टाइम रुक जाए तो ये बढ़ जाएगी। भाई इसके हाथ पैर तो नहीं है, ये फ़ोन के हाथ पैर तो है नहीं कि पता चला तो 10 मिनट रुके, चलो भाई 5 मिनट और लगते तो ये बढ़ जाएगा थोड़ा आगे, ऐसा तो होगा नहीं, निर्जीव चीज़ है। तो उसी को विराम अवस्था यहाँ पर बोला गया है। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें एग्जाम्पल कौन से, जैसे पेड़ पौधे विराम अवस्था में रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब हम लोगों को दोपहर में ऑक्सीजन देते हैं, शाम को मतलब पूरा दिन ऑक्सीजन देते हैं, शाम को 1-2 घंटे की छुट्टी पे चले जाते हैं या टहलने घूमने चले जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं, एक ही जगह पर क्या होते हैं? स्थिर होते हैं या विराम की अवस्था में रहते हैं। या मेज पर रखी हुई पुस्तक, ये कौन सी अवस्था है? विराम की अवस्था है। चलते हैं नेक्स्ट, जो सबसे एक विराम अवस्था में एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये एग्ज़ाम्पल है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर ये चैप्टर पूछा गया है तो उसमें ये तो कहीं ना कहीं किसी न कोई क्वेश्चन में पूछ लिया ही जाता है। चलती हुई ट्रेन के सापेक्ष यात्री के उनके सहयात्रियों की स्थिति, अर्थात विराम की अवस्था क्या होगी यहाँ पर कि अगर कोई ट्रेन में, मान लीजिए अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रेन में अगर यात्री बैठे हुए हैं
तो बताइए चलती हुई ट्रेन में सीधे सबसे पहले मेंशन कर दिया जाएगा, ये मान लीजिए ट्रेन है, ये चल रही है, ठीक है, गति की अवस्था में है, तो इसमें जो बैठे हुए यात्री हैं, ये किस में होंगे, गति की अवस्था में होंगे या विराम की अवस्था में होंगे। अब ज़्यादातर बच्चे या स्टूडेंट या हम भी अपने जब पढ़ते थे अपने स्कूल लाइफ में, तो हमने भी क्वेश्चन ये कई बार गलत किया हुआ है। तो कहीं हम अलग गोला से नहीं आए हुए हैं, यहीं से हैं, ठीक है। तो हमने भी ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है, तो तब समझ में थोड़ी समझ जानते हैं, थोड़ी प्रीमेच्योर एज होती है, तो कम थोड़ी चीज़ें थोड़ी देर से समझ में आती हैं। तो वही बात थी कि चीज़ों को क्या है कि एक व्यक्ति, यहाँ पर एक बात की गई है सापेक्ष यानी ऑब्जर्वर, मतलब देखने वाला। जैसे ये डिब्बा है, इसमें बैठा एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ठीक है। दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, ये इसके सापेक्ष हैं, ये व्यक्ति इसके सापेक्ष है और ये व्यक्ति इसके सापेक्ष है, ये इसके सापेक्ष है और ये इसके सापेक्ष है। सापेक्षता मतलब अगर ये व्यक्ति इसको देख रहा है तो ये विराम में है या नहीं है कि भाग रहा है, ठीक है। अगर ये इसको देख रहा है तो ये भी किस में है, विराम अवस्था में है। तो ये दोनों अपनी अपनी अवस्थाओं में कैसे हैं, विराम की अवस्थाओं में हैं। इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल उसको लिया गया है। आप इसमें एक एग्जाम्पल पे ये न जाइए कि ट्रेन चल रही है तो यात्री भी चल रहे हैं, पर वो एक दूसरे के सापेक्ष क्या हैं, विराम की अवस्था में, किस में है, विराम की अवस्था में। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ट्रेन में, एक चलती ट्रेन में बैठे हुए यात्री, एक प्रेक्षक बैठा हुआ है, एक प्रेक्षक चल रहा है, कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पर। एक प्रेक्षक यहाँ पर इस तरफ बैठा हुआ है, एक इधर पर चल रहा है। अब ये बताइए कि ये विराम की अवस्था है या गति की अवस्था है। अब यहाँ पर बताइए तो ये कौन सी अवस्था होगी। अब एक प्रेक्षक बैठा हो मतलब स्थिर अवस्था में, एक ये चलता हुआ चला जा रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सी अवस्था हो गई, गति की अवस्था हो गई, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन हमें नहीं लगता आज के बाद इस क्लास को देखने वाला कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे, NCERT है, थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे, हमेशा के लिए दिमाग में क्या होगा, बना रहेगा। इसलिए चीज़ों को धीरे समझिए पर अच्छा समझिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अपने नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो गति कहलाता है। सीधी सी बात है, इसी का विलोम होता है। अगर वो अभी हमने ऊपर ट्रेन वाले टॉपिक पर ट्रेन वाला एक एक एग्जांपल दिया था कि अगर दोनों ही बैठे हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में होंगे। अगर एक भी चल रहा है, अर्थात ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है, ये व्यक्ति यहाँ पर मूव कर रहा है, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो इस व्यक्ति के मुकाबले ये व्यक्ति क्या होगा, गति की अवस्था में होगा, ठीक है। और ये इस व्यक्ति के अलावा इस व्यक्ति के सापेक्ष ये व्यक्ति भी किस में होगा, विराम की अवस्था में होगा, ठीक। इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई। तो गति और विराम में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके क्या हैं एग्जाम्पल्स, क्या हैं। पृथ्वी पर स्थित किसी व्यक्ति या प्रेक्षक के सापेक्ष चलते हुए वाहन, ठीक है। कोई गाड़ी चल रही है, कोई व्यक्ति एक खड़ा हुआ है रोड पे, एक गाड़ी चल रही है, तो वो एक क्या हो गए, गिरता हुआ झरना देखते हुए, झरना गिर रहा है मतलब झरना को पानी तो स्थिर तो है नहीं, गिर रहा है, यानी मोशन की स्थिति में, गति की स्थिति में है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गति की अवस्था हो जाएगा। अब गति के प्रकार देख लेते हैं। गति के कितने प्रकार की, गति जो हमारी मोशन होती है वो कितने टाइप्स की होती है। मेनली यहाँ पर जो होती हैं मोशन हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, विमीय आधार पर, विमा के अर्थ होता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे या इसी को बोलते हैं निर्देशांक। हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। निर्देशांक हम लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। क्या होते हैं निर्देशांक, x, y, z, ये हमारे क्या होते हैं निर्देशांक। तो विमीय आधार पर अर्थात निर्देशांक आधार पर, या इसको इसी तरह पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, विमीय आधार पर। सेकंड नंबर है हमारा पथ के आधार पर। थर्ड है दोहराव के आधार पर। तो विमीय आधार पर 3 प्रकार की गतियों का वर्णन किया है, या 3 प्रकार की टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहला है एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, जो एक एक्सिस में चले, ठीक है। एक विमीय गति क्या होती है, जो अर्थात हमने विमा का मतलब एक्सिस बोला, x, y, z, ठीक है, निर्देशांक बोल रहे या एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। अगर x एक्सिस में चल रहा है तो एक विमीय मतलब x एक्सिस,
ठीक। द्विविमीय यानी एक्स और वाई एक्सिस, त्रिविमीय यानी एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस पे ये चल रहा है। तो यहाँ पर इतनी बात तो आपको समझ में आ जाएगी। ये एक विमीय का अर्थ हो गया एक्स एक्सिस, मतलब एक दिशा में चल रहा है, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी है, ये आपकी रोड है, ये कार है, ये कार चल रही है तो ये एक दिशा में, ये रोड सीधी जा रही है तो ये कार भी सीधी ही जा रही है, सीधी ट्रेवल कर रही है, तो ये एक विमीय गति हो गई। द्विविमीय गति क्या हो गई? द्विविमीय गति का एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे तो द्विविमीय गति हो गई हमारी, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं, जैसे यहाँ पर एक तो मान लीजिए, चलिए एक लड़का है, ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। एक यहाँ पर लड़का है या लड़की कोई भी खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर एक बॉल लिए हुए हैं, इस हाथ में एक बॉल लिए हुए है, ये व्यक्ति बॉल फेंकता है, ये बच्चा बॉल फेंकता है तो ये बॉल इधर आती है, ठीक है। जब बच्चा बॉल फेंक रहा है तो आप ये बताइए, जब हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो क्या बिल्कुल सीधी जाती है? नहीं ना, बिल्कुल सीधी नहीं जाती है, अर्थात वह दो विमीय में यानी दो निर्देशांक यानी दो कोऑर्डिनेट्स में वो क्या करती हैं? गति करती हैं। कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, देखते हैं कैसे गति करती हैं, समझते हैं। इसने यहाँ से बॉल ली, ठीक, ये बॉल फेंकी तो सबसे पहले ये किस में आ जाएगी? एक मोशन हमने पढ़ते हैं, शायद आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। तो अब ये व्यक्ति ने यहाँ पर फेंकी, अब देखिए यहाँ पर दो विमीय गति कैसे हुए? एक्सिस की बात करते हैं तो एक्सिस एक हमारा ये होता है, एक ये कोऑर्डिनेट्स होता है, ये एक्स होता है, सॉरी ये एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये वाई होता है, या ये माइनस वाई होता है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस छोड़ देते हैं, ठीक है। इस प्लस माइनस को हम क्या करते हैं, अभी छोड़ देते हैं। अभी इतनी बात समझते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या होगा? वाई एक्सिस हो गया, ठीक। अब जब ये बच्चे ने, सपोज़ करिए यहाँ पर ये बच्चा खड़ा हुआ है, इसने यहाँ से बॉल फेंकी, ठीक। अब देखिए बॉल फेंकी मतलब बॉल पहले ऊपर गई यानी वाई एक्सिस पे गई, जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। सपोज़ कर लिए यहाँ से फेंक ली, इसको हटा दीजिए चाहे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से व्यक्ति है, ये बच्चे ने बॉल यहाँ से फेंकी, सपोज़ ये गई, ये गई, ये गई और यहाँ पर आकर गिरी, ठीक। अब बात करते हैं, ये जो एक्सिस है ये गई हुई है, ठीक, ये जो गई हुई है, ये एक्सिस ये कौन सी है? ये वाई एक्सिस हो गई। वाई एक्सिस हुई कि नहीं हुई? ध्यान से समझिएगा, वाई एक्सिस हुई। अब ये यहाँ से अगर ये यहाँ से यहाँ पे आ रही है, पहले तो ये सीधी गई, उसके बाद क्या हुआ? ये इसने अपना कोण एंगल बदल लिया तो फिर ये इस एक्सिस पे आ गई, ये कहाँ पर आने लगी? वाई एक्स एक्सिस पे आ गई। पहले ये ऊपर जा रही थी एक्स एक्सिस पे और फिर सॉरी वाई एक्सिस पे, फिर यहाँ से इसने टर्न कर गया तो ये एक्स एक्सिस पे आ गई। मतलब बॉल सीधी रेखा में तो नहीं जाएगी ना, जब वो फेंकेगा तो पहले अपना डायरेक्शन एंगल ये लेगी, फिर इसके बाद धीरे 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 नीचे आने का प्रयास कर। तो जब ऊपर जा रही थी वाई एक्सिस जा रही है कोऑर्डिनेट के हिसाब से, और नीचे जब आएगी तो यहाँ पर किस एक्सिस पे आएगी? एक्स एक्सिस पे आ जाएगी। इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो इसी को बोलते हैं द्विविमीय गति। तो इसके एग्जाम्पल में हम देखा जाए तो इस बच्चे के, जब एक बच्चा बॉल फेंकता है या अस्त्र शस्त्र का युद्ध मैदान में अस्त्र शस्त्रों का जब यूज़ किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्विविमीय गति बोला जा सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति का अर्थ है यहाँ पर, जैसे ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए वाई, ठीक, एक्स वाई और जेड, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ये बताइए, आसमान में कोई पक्षी उड़ रहा है, ठीक है, क्या पक्षी जो है, ये पक्षी मान लीजिए, ऐसे हम लोग और ड्राइंग में पक्षी बनाते थे, याद होगा आप लोगों को। ये मान लीजिए कोई पक्षी है, उड़ रहा है, ठीक। अब ये बताइए, क्या ये पक्षी क्या बिल्कुल सीधी रेखा में उड़ता है? एक ही दिशा में तो नहीं उड़ता ना, कि या ये दो एक्सिस में उड़ता है, इधर उड़ता है और इधर उड़ता है, नीचे उड़ता ही नहीं, लेफ्ट में उड़ता ही नहीं, ऐसा होता है? नहीं होता है। मतलब ये पक्षी है, ये आप अपने में स्वतंत्र है, ये ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है, इसका मन होगा तो यहीं पे नाचने भी लगेगा, ठीक है। ये कुछ भी कर सकता है, ये मतलब अपने आप में फ्री है। तो त्रिविमीय गति का अर्थ ये हो गया कि तीनों डायरेक्शन में, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस हो या हमारी जेड एक्सिस हो, तीनों एक्सिस में जो ट्रेवल कर सकता है वो त्रिविमीय गति के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे, सबसे पहले तो हमारा बर्ड हो जाएगा, ठीक,
एरोप्लेन की बात कर सकते हैं, किसकी, एरोप्लेन। और जो भी चीज़ें हैं, गैसीय अणु की बात कर सकते हैं, गैस, वो तो गैसीय अणु तो खैर दूसरे में आ जाएगा क्योंकि ये कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, इनकी बात नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक विमीय गति जो सिर्फ एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस, द्वि एक्स और वाई, और त्रिविमीय एक्स वाई और जेड। ये तीनों बात मेरे हिसाब से, ये जो बात है आपके पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पर, पथ के आधार पर गति। पथ के आधार पर गति कितने प्रकार की होती है? पथ के आधार पर 4 प्रकार की गतियाँ होती हैं। स्थानांतरित गति, घूर्णन गति, दोलन गति और प्रक्षेप गति। ये चैप्टर हमने बोला था इतना बड़ा होने की वजह से सभी टॉपिक्स को एक साथ कवर करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमने, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए कुछ कुछ टॉपिकों को छोटा छोटा करके हम 3 से 4 वीडियो में या 5 वीडियो भी हो सकती हैं तो उसमें बताने का आपको प्रयास करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं, विमीय आधार पर 3 गतियों के बारे में बात की गई। एक विमीय गति एक्स एक्सिस पर, जो एक कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, एक्स एक्सिस पर जो ट्रेवल कर सकती है, ये एक्स और वाई पे दोनों पे ट्रेवल कर सकती है। और त्रिविमीय गति एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे ट्रेवल कर सकती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इन तीनों गतियों के बारे में। और ये जो हमारा 2 पॉइंट है, पथ के आधार पर और नेक्स्ट है जो हमारा दोहराव के आधार पर, इनको हम कल की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है तो 4 से 5 वीडियो तो लग ही जाएगी। अगर डीपली समझने, नहीं ऊपर ऊपर तो हम एक वीडियो में भी ख़त्म कर सकते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। बट आप उतना समझाना है, जितने अच्छे से समझाना है, जितना अच्छे से आपको समझ आ सके। जब चलिए पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सीधी सड़क पर गतिमान वाहन सीधी नली में डाली गई गेंद। ये 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में बात की गई कि मतलब कोई गति है, कोई सीधी सड़क है, मान लीजिए सीधी सड़क है, इस पे वाहन है, ये चल रहा है, तो सीधी एक 1 वे है, मान लीजिए 1 वे है। अब ये गाड़ी यहाँ पर 1 वे में, देखो ये आपका बना हुआ है हाईवे, ठीक है, ये बीच में क्या है, डिवाइडर बने हुए हैं, ठीक, ये मान लीजिए 4 लेन है, ठीक। ये अब आपका जाने का रास्ता है, ये आपका आने का रास्ता है। अब बताइए यहाँ पर अगर कोई गाड़ी है तो ये सीधे ही तो चलेगी कि वापस आने लगेगी? वापस आएगी तो एक्सीडेंट हो, ठुक जाएगी, चालान कट जाएगा मोदी सरकार में, ठीक है। और इस समय चालान इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि भरना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये यहाँ पे जाने का रास्ता है, ये हमारा आने का रास्ता है। अब ये अगर अपनी इस डायरेक्शन को लेता है, यहाँ इसका चालान कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। इसीलिए इसको बात की गई सीधी रेखा की, मतलब एक एक्सिस में अगर ये सीधी चल रही तो सीधी चलेगी, इधर चल रही तो इधर ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि इधर भी गई फिर इधर भी आ रही है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, मतलब कि अगर एक्स ये डायरेक्शन चल रही तो एक्स डायरेक्शन में ही चलेगी, अगर वाई डायरेक्शन चल रही तो वाई डायरेक्शन में ही चलेगी, जेड डायरेक्शन में है तो जेड डायरेक्शन में ही चलेगी, मतलब एक एक्सिस पे एक सीधी रेखा में चलती है। और दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, सीधी नली में डाली गई गेंद की गति। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, पाइप में लेते थे, वो हम लोग के पास नहीं, एक बॉल आती थी, बचपन में खेला होगा आप लोगों ने, खेला, मैंने तो खेला है, आप लोग को पता नहीं। वो एक बॉल होती थी, जिगजैग बॉल बोलते थे उसको, वो बहुत ही उछलती थी, रबड़ की होती थी। उसको क्या करते थे हम लोग, पाइप में, जो पानी वाला पाइप होता है उसमें डाल देते थे। अब जब पाइप में पानी, जब बॉल डाल देंगे, अब बताइए पाइप तो है इतनी सी, इसमें हमने बॉल को डाल दिया, अब क्या करेंगे, अगर उसको छोड़ देंगे तो रखी रहेगी। अब इसको जो हम लोग उल्टा करते हैं तो ये क्या, एक सीधी रेखा में आती रहती है, सीधी रेखा में आती रहती, तो उसी गति की बात की गई है। तो वो जो सीधी रेखा में आती है अर्थात एक डायरेक्शन में आती है, उसी एक डायरेक्शन की या एक विमीय की बात की गई है यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल है, किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए 2 निर्देशांक, अभी बात की थी, 2 निर्देशांक की आवश्यकता जिसमें होती है, 2 विमीय गति कहलाती है। जैसे तोप में से दागे दे गोले, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मान लीजिए तोप है, ये तोप है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, ये खड़ी हुई है तोप, ठीक। ये यहाँ से इसने आग लगा दी, इसमें ऐसे कुछ बना होता है, ठीक। ये यहाँ से गोला निकला, ठीक है, ये गोला यहाँ पे निकलता है, ये इस तरह यहाँ जाता है और ये यहाँ पर आके ब्लास्ट करता है, ठीक। अब सबसे पहले डायरेक्शन हमारी क्या थी, हमने बताया था कोऑर्डिनेट्स, ये याद रखिएगा, एक्स एक्स वाई वाई, ठीक। अब ये कहाँ पर गई सबसे ऊपर, पहले तो ऊपर गई, देखा जाए तो ऊपर ही गई ना,
तो ये वाई एक्सिस पे गई और फिर यहाँ पर नीचे आने लगी, नीचे यानी सीधा आने लगी, पहले इधर से गई फिर इधर आने लगी, ठीक, ये एक्स डायरेक्शन में आने लगी। तो यहाँ पे इसने दो कोऑर्डिनेट्स चेंज किए, दो निर्देशांक चेंज किए, वाई और एक्स, तो इसी को बोलते हैं दो विमीय गति। दूसरा, किक मारने पर फुटबॉल, यही फुटबॉल का, ये फुटबॉल है, ये कोई व्यक्ति है, इसने यहाँ पर किक मारी ज़ोर से, तो बॉल ऐसा तो नहीं बिल्कुल सीधे जाके एकदम गोल कर जाती है, नहीं करती ना, वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन पहले ऊपर जाएगी, उसके बाद धीरे 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 प्रोजेक्टाइल मोशन में इधर पे आके गोल हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है द्विविमीय गति भी समझ में आ गई होगी, त्रिविमीय गति भी इसमें भी पूरी तरीके से समझा चुके हैं आपको। द्विविमीय के उदाहरण क्या क्या हैं? वायुयान, पक्षियों की गति, पतंग भी जाहिर सी बात है जब पतंग उड़ाते हैं ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक रेखा में उड़ती है, पतंग आसमान में खुली होती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो ये किसके उदाहरण है? ये त्रिविमीय गति के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पथ के आधार पर गति। अब हमने बात की थी विमीय पथ के आधार पर गति कि थोड़े से देख लेते हैं ऊपर से क्या पॉइंट है। पथ के आधार पर तीन प्रकार की गतियाँ होती हैं, चार प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली सरल रेखीय गति, जैसे सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे परेड करते समय देखा होगा सैनिकों को कदम ताल करते सैनिक जी, देखिए ट्रांसलेटरी मोशन जो है सरल रेखीय गति है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में चलती है, जैसे कदम ताल करते सैनिक, समतल सड़क पर चढ़ती हुई कार, ठीक है। तो जो सीधी रेखा में होता है उसको क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। वक्रीय गति, वक्री मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार, ठीक, जैसे अब ये वक्रीय गति क्या होती है इसको समझने में थोड़ा समझिएगा। ये रोड है, ठीक, ये यहाँ पर टर्न हुआ है, ये गाड़ी है, आप गाड़ी चलाते होंगे, मोटरसाइकिल चलाते होंगे, आप यहाँ से बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, ठीक। जब आप इस मोड़ पे पड़ेंगे, इस टर्निंग पॉइंट पे पड़ेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप आ रहे हैं, ठीक है। अब जब मोड़ पे जाहिर सी बात जब आप आते होंगे तो यहाँ पर आपको स्पीड थोड़ी स्लो कर देनी पड़ती है, या ऑटोमेटिक ही स्लो करनी पड़ेगी, नहीं तो सीधे सीधे चले जाएंगे भैया, नीचे नहीं पड़ जाओगे। इसलिए यहाँ पर क्या करनी पड़ती है? कर्व जो होता है, वक्र जो होता है, वक्र लेते समय या कर्व लेते समय हमें क्या करनी पड़ती है? इसकी स्पीड थोड़ी सी डाउन करनी पड़ती है। तो यही जो वक्रीय गति, इसी को वक्रीय गति बोलते हैं कि घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार या बाइक या जो भी खिलाड़ी द्वारा बास्केटबॉल में बास्केट डालते समय, ठीक है, जब बास्केटबॉल पूरा पता चला यहाँ से उछालते हुए आ रहा है, ये बॉल चल रही, फिर यहाँ पे आते समय क्या करता है? एक पॉइंट पे अपने आप को रोक लेता है, फिर उछाल के बड़े आराम से ही उसको बास्केट पे गोल करता है, ठीक है। चलते हैं, ये वक्रीय गति उम्मीद है समझ में आ गई। अब वक्रीय गति और वृत्तीय गति में अक्सर ज़्यादातर क्या होता है हमारा कन्फ्यूज़न होता है वक्रीय गति और वृत्तीय गति में। वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति एक वृत्ताकार मार्ग में होती है। अब यहाँ पर वो था, ध्यान से देखिएगा, इसी के वर्ड में ही सब कुछ दिया गया। वक्रीय गति यानी वक्र है, वक्र कर्व कैसे बनता है? ऐसा तो बनता नहीं है। ये अगर बन जाएगा तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया? वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन के अंतर्गत आ जाएगा। और सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल क्या है हमारे? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये इसका चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं यहाँ चक्कर लगाने के बाद इधर मुड़ जाती है, ऐसा तो है नहीं, ये पूरा राउंड लेती है, यहाँ पर इतना आती है, ठीक है। ये पूरी जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी सूर्य का। तो दूसरा एग्जांपल पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो ये किसके एग्जांपल हैं? वृत्तीय गति के एग्जांपल हैं। एक बात याद रखिएगा, वृत्तीय गति करते समय क्या होता है? जब ये वृत्तीय गति कर रहा होता है तो ये जो त्वरण, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा या रट लीजिएगा इसको एक तरह से। जब कोई व्यक्ति वृत्तीय गति करता है तो वेग तो उसका सामने होगा। जब वृत्त में अर्थात देखिएगा, कभी आपने दौड़ने कभी गए होंगे एक पार्क में, ठीक है, पार्क गोल गोल पार्क होता है, मान लीजिए ये पार्क है, ये गोल पार्क है, आपने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, यहाँ पर आते आते क्या होता है? हम लोग का वेग ये रहता है, मुड़ते समय क्या होगा? त्वरण हमारा इस तरफ काम करता है, लंबवत यानी
पैरेलल काम करता है और वेग हमारा सीधे, मतलब दौड़ तो हम सीधे रहे पर झुकाव थोड़ा सा इधर हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारा वेग है वो आगे काम करता है। वेग और दौड़ते समय वृत्तीय मार्ग पर चलते समय त्वरण यानी एक्सीलरेशन यानी ए इक्वल्स टू एक्सीलरेशन यानी त्वरण वेग के क्या होता है बताइए? पैरेलल होता है। पैरेलल होता है, पैरेलल यानी लंबवत। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा याद रखें, न्यूमेरिकल में ये काम आएगी। ठीक है, वृत्तीय गति करते समय जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ए, ये वृत्त के क्या होता है? लंबवत होता है। ओके, नेक्स्ट है जो कि किसका? पथ के आधार पर गति का जो फोर्थ पॉइंट है, अनाधिकृत गति, यानी रैंडम मोशन। रैंडम मोशन की मतलब फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मन होगा वहीं जाएगा, जहाँ मन हो जो मन होगा वो करेगा। धूल के कण फ्री होते हैं, ऐसा तो है नहीं आज इधर हैं तो भैया आज धूल के कण इधर ही उड़ेंगे, इधर नहीं उड़ सकते हैं, या सीधे ही जाएंगे, आज मुंह पे नहीं गिरने वाले, आज ऊपर रह जाएंगे। या राइट में जा रहा है तो राइट ही में चला जा रहा है, लेफ़्ट में जा रहा है तो लेफ़्ट ही में चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अनाधिकृत रैंडम मोशन जो होते हैं, जैसे धूल के कण हो गए, गैसीय अणु हो गए, तो ये एक किसी बॉक्स में अगर गैस के अणु हैं तो जाहिर ये नहीं कि सिर्फ इधर जा रहे हैं या नीचे बैठे हुए, तो चारों दिशाओं में क्या कहते हैं? ट्रैवल करते रहते हैं। तो बिना अनाधिकृत गति उन्हीं कहते हैं, रैंडम मोशन उन्हें बोलते हैं जिनको चलने के लिए किसी एक्सिस की ज़रूरत होती, किसी विमा की ज़रूरत नहीं होती, किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती है, वो किसी भी पथ पर किसी भी तरह से ट्रेवल करते रहते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? जिगजैग बोला जाता है। रैंडम मोशन को ही या अनाधिकृत गति को ही टेढ़ी मेढ़ी गति या ब्राउनियन गति भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये चैप्टर आपसे पहले बोला था, इतना बड़ा चैप्टर है, को समझाने में भी इतना समय चला जाता है। तो आने वाली 4 से 5 वीडियो में यही चैप्टर होने वाला है, गति और बल के बारे में ही पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ये नहीं कि हाँ बस हो गया डाल दिया। ठीक है, चलते हैं मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल। ओके, टिल देन बाय बाय।